दोस्तों, कोलकाता की बेटी के साथ जो हुआ उसे सुनकर आज भी लोगों का दिल दहल उठता है। डॉक्टर्स अभी भी इंसाफ मांगने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। वहीं कोलकाता केस में दरिंदे संजय ने गलती से एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे साफ हो गया है कि इस कांड में वो अकेले नहीं था। अब सीबीआई का सच हकीकत में बदलने लगा है। इस केस में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित डॉक्टर के वजाइना से 150 ml सीमेन मिला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रिपोर्ट को देखने वाले डॉक्टर सुबर्ट गोस्वामी का कहना है कि इतना सारा सीमन मिलना इस बात का संकेत है कि डॉक्टर के साथ कई लोगों ने रेप किया है, क्योंकि किसी एक शख्स से इतना सारा सीमन नहीं मिल सकता। ट्रेनी डॉक्टर की रहस्यमय मौत मामले में ये नया मोड़ आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आंकड़े और शरीर पर मिले निशान एक दूसरे से मेल भी नहीं खा रहे हैं। क्या इस भयानक अपराध में 10 लोग शामिल थे? क्या दरिंदगी करने वाला एक संजय रॉय है? तो क्या है पूरा मामला और किस तरह उस रात एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, आइए जानते हैं। दोस्तों, जब से कोलकाता में एक डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी हुई है तब से पूरा देश हिल गया है। सीबीआई ने अपनी जांच में संजय नाम के आरोपी को अगवा कर लिया, जिसने बातों ही बातों में जाहिर कर दिया कि इस पूरे कांड में वो अकेला नहीं था। और जब सीबीआई ने उसकी बात पर गौर करते हुए अपनी जांच शुरू की तो ऐसे बड़े बड़े नाम सामने आए जो किसी को भी हैरत में डाल सकते हैं। तभी तो देश के बड़े बड़े लोग इस केस को बंद करवाने के लिए अपना सारा पैसा, अपनी सारी पावर, सब कुछ लगा दे रहे हैं। गवाह खरीद लिए जा रहे हैं, सबूत मिटाए जा रहे हैं। जहां वारदात हुई थी वहां रेनोवेशन के नाम पर सारे के सारे सबूत खत्म कर दिए गए हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच्चाई को लाख छुपाया जाए, वो कभी छुपती नहीं है। तभी तो सीबीआई के हाथ में एक ऐसा सबूत लगा है जिसमें ये बात पता चलती है कि दरिंदगी में कुल 7 लोगों का हाथ था। और ये पता चल रहा है कि 7 लोगों ने शराब पी और फिर उन्होंने पीड़िता का हाथ कसकर पकड़ा, उसे मारा पीटा और उसके साथ दरिंदगी करते रहे। ये भी बात सामने आ रही है कि उन्हीं 7 लोगों में से 2 ने पीड़ित लड़की की दोनों टांगें पकड़कर अलग कर दी। फिर संजय को बुलाया गया, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। आगे ऐसी चीजें सामने आई जिसके बाद ये तय हो गया कि संजय ने अकेले कुछ भी नहीं किया। अदालत में संजय ने वो कबूल कर लिया है जिसे जानने के लिए पूरा भारत हैरान परेशान था। हालांकि सभी को यह मालूम था कि जिस हिसाब से डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी हुई है वो किसी एक इंसान का काम हो ही नहीं सकता, लेकिन किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहे थे। फिर अचानक से धड़ धड़ करके सारे पन्ने खुलते चले गए। जहां यह पता चला कि उस रात जो कुछ भी हुआ वो अचानक नहीं हुआ, बल्कि उसे प्लान किया गया था। जी हां, सब कुछ प्री प्लान्ड था। सीबीआई फुल एक्शन में आ गई है और सभी आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो चुका है। जहां सीबीआई के अनुसार बिना दरवाजे वाले सेमिनार हॉल में डॉक्टर के साथ जो हुआ उसकी चीख किसी को सुनाई क्यों नहीं दी। अब सीबीआई ये जानने में लगी हुई है कि रात को बिना किसी बाधा के कैसे इतने बड़े अपराध को अंजाम दिया गया। क्या कोई व्यक्ति निगरानी में लगा हुआ था? और ऐसा कैसे हो सकता है कि सेमिनार हॉल से कोई भी शोर सुनाई न दिया हो? इन सभी चीजों से साफ हो रहा है कि कोलकाता हॉस्पिटल में उस रात जो कुछ भी हुआ वो सेमिनार हॉल में नहीं बल्कि और कहीं हुआ। वो दरिंदगी सेमिनार हॉल जैसी जगह पर करना मुमकिन ही नहीं है। सीबीआई का अनुमान है कि हो सकता है किसी कमरे में डॉक्टर के साथ अपराध हुआ, फिर उसे सेमिनार हॉल में लाकर रख दिया गया हो और फिर उसके शरीर को दरिंदे संजय के हवाले कर दिया गया हो। लेकिन वहीं दूसरी ओर पॉलीग्राफ टेस्ट में संजय ये कहता हुआ मिला कि मैं निर्दोष हूं और मुझे फंसाया जा रहा है। इस बयान ने चारों तरफ बवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि वो खुद को निर्दोष बता रहा है, जिसका मतलब साफ है इस कांड में कई लोग शामिल हैं। दोस्तों, एक्टिविस्ट मधु किशोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट डाली जिसमें वो बताती हैं कि अस्पताल में काम करने वाली एक महिला डॉक्टर और उसके दोस्त के बीच हुई उस फोन कॉल बातचीत में दावा किया गया कि पीड़ित डॉक्टर बेटी को अस्पताल और प्रिंसिपल के कुछ ऐसे भयानक राज पता चल चुके थे जिसकी वजह से उसे टॉर्चर किया जा रहा था। उसे अपनी थीसिस पूरे करने नहीं दी जा रही थी, उसे लगातार धमकियां दी जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी देश की डॉक्टर बेटी डरी नहीं। इन सब का विरोध किया और कहा अगर उसे किसी ने परेशान किया तो अस्पताल की सारी करतूतें सबके सामने ले आएगी। जिसके बाद पिछले 6 महीनों से उसे लगातार परेशान किया जा रहा था। उसकी नॉन स्टॉप 26 घंटे की ड्यूटी लगाई जा रही थी और उस पर भारी काम का प्रेशर डाला जा रहा था। सीनियर पीजीटी और अन्य लोग भी इस बात से वाकिफ थे कि प्रिंसिपल और उनके साथियों का इस डॉक्टर पर कितना दबाव है, जिससे साफ होता है कि पूरा अस्पताल हमारी डॉक्टर बेटी के खिलाफ खड़ा था, क्योंकि वो सच और न्याय के लिए झुकने को तैयार नहीं थी। डॉक्टर बेटी के साथ कितना कुछ हुआ, लेकिन फिर भी वो अपनी बात पर अड़ी रही और 9 अगस्त 2024 की रात उन सभी ने मिलकर उसके खिलाफ साजिश रची। बताया जा रहा है कि डॉक्टर के साथ दरिंदगी करने से पहले सब कुछ प्लान किया गया। ये अब तक का सबसे खौफनाक खुलासा है और इसी के आधार पर सीबीआई ने अपनी जांच आगे बढ़ाई है। बातचीत में यह भी बताया गया कि पहले कई सारे सीनियर डॉक्टर्स और पीजीटी सेमिनार रूम में आराम करते थे, लेकिन उस रात पीड़िता को अकेले वहां सोने के लिए कहा गया।
कुछ स्टूडेंट्स ने अफवाह फैला दी कि वो कमरा कंस्ट्रक्शन की वजह से बंद है और वहां कोई भी नहीं जा सकता, जिसके बाद सेमिनार हॉल में कोई नहीं गया। फोन पर बात कर रहे अस्पताल के एक डॉक्टर ने यह दावा किया कि घटना से पहले 4 साथी स्टूडेंट्स ने पीड़िता के साथ सेमिनार रूम में डिनर किया था, जिसमें एक लड़की भी शामिल थी। उसके बाद पीड़िता को सेमिनार रूम में अकेले सोने के लिए कहा गया, जहां सबसे बड़ी बात तो ये पता चलती है कि करीब 7 लोगों का एक ग्रुप नीचे गया और उन्होंने शराब पी, जिसके बाद उन्होंने पीड़िता के हाथ कसकर पकड़े और उसे मारा पीटा और उसके साथ दरिंदगी की। और इस पूरी वारदात में एक महिला इंटर्न भी शामिल थी। ये सभी सीबीआई के रडार में है और उनका पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जा रहा है। सीबीआई रिपोर्ट में कहा गया कि 8 और 9 अगस्त के दौरान संजय रॉय अलग अलग बहानों से कुल 4 बार आरजी कर अस्पताल के अंदर गया था। इनमें से 3 बार तो वो अस्पताल के अंदर घूमकर राउंड लगाकर बाहर निकल आया, लेकिन चौथी और आखिरी बार जब वो अस्पताल से बाहर निकला तब तक उसके हाथों ट्रेनी डॉक्टर का रेप और कत्ल हो चुका था। लेकिन बात उसके आगे भी है। तफ्तीश में पता चला कि संजय रॉय वारदात वाली रात अस्पताल के पास ही एक रेड लाइट एरिया में भी गया था और वहां लौटते हुए उसने रास्ते में भी एक लड़की से छेड़छाड़ की थी। यहां तक कि रेप और कत्ल की वारदात के बाद भी उसने एक महिला को फोन किया और उसके साथ भी उसका व्यवहार एक सिरफिरे की तरह ही रहा। तफ्तीश में पता चला कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद संजय ने एक महिला को फोन किया जिसे उसने दीदी कहकर संबोधित किया, मगर हकीकत यही है कि उसने इस महिला के साथ भी बदतमीजी से बात की। छानबीन में पता चला कि रात को अस्पताल से निकलने के बाद उसने एक सिविक वॉलेंटियर दोस्त के साथ पहले सोनागाछी के रेड लाइट एरिया में गया। वहां उसका दोस्त तो एक जिस्म फरोशी के अड्डे में चला गया, लेकिन संजय बाहर ही खड़ा रहा। इसके बाद दोनों वहां से फिर साउथ कोलकाता के एक दूसरे रेड लाइट एरिया चेतला में गई, लेकिन वहां भी संजय का दोस्त अड्डे के अंदर चला गया और वो बाहर ही खड़ा रहा। और फिर वहीं से वापसी के दौरान उसने एक लड़की से छेड़छाड़ की और उससे उसकी तस्वीरें मांगी। संजय रॉय की इन हरकतों को देखकर यह साफ है कि उसके दिमाग पर लड़कियों के करीब आने और उनसे ज्यादती करने का फितूर इस कदर हावी था कि वो एक के बाद एक लगातार उन्हें अलग अलग तरीकों से टारगेट कर रहा था। रेप और मर्डर के मामले में जब संजय रॉय को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई ने उसकी क्राइम कुंडली निकाली तो उसे संजय रॉय के बारे में और भी हैरान करने वाली बातें पता चली। साफ हुआ कि संजय रॉय पर इसके अलावा पहले भी महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के इल्जाम लग चुके हैं। यहां तक कि उसने अपने ही मोहल्ले में भी कई लड़कियों से बदतमीजी की है और तो और वो अपने इलाके में हफ्ता वसूली भी किया करता था। छानबीन में सीबीआई को पता चला कि 9 अगस्त की सुबह मृत ट्रेनी डॉक्टर को नींद से जगाने के लिए उसका एक कोलीग अस्पताल के सेमिनार हॉल में पहुंचा था, लेकिन उसे लगा कि शायद डॉक्टर सो रही है और वो वापस चला गया जब तक उसका कत्ल हो चुका था और सेमिनार रूम में उसकी लाश पड़ी थी। सीबीआई ने उस डॉक्टर से भी पूछताछ की है, लेकिन डॉक्टर ने अपने जवाब में बताया कि जब वो सेमिनार रूम में ट्रेनी डॉक्टर को बुलाने के लिए पहुंचा तो उसने देखा कि डॉक्टर अपने सिर पर एक हाथ रखकर नीचे एक मैट्रेस पर लेटी है, जिसे देखकर उसे गुमान हुआ कि शायद वो सो रही है। लेकिन सवाल यह भी है कि जिस तरह से ट्रेनी डॉक्टर की लाश सेमिनार रूम में पड़ी थी, क्या उसे देखकर किसी को ऐसा धोखा भी हो सकता है? सीन ऑफ क्राइम के मुआयने के बाद कुछ और भी ऐसे सवाल हैं जिनके तह तक सीबीआई जाने की कोशिश कर रही है। सेमिनार हॉल में डॉक्टर की लाश पोडियम पर पड़ी थी, नीचे एक मैट्रेस था और मैट्रेस के नीचे ही बिजली का तार भी पड़ा था, जबकि हॉल में ही सोने के लिए दूसरे बिस्तर भी हैं। ऐसे में सवाल है कि डॉक्टर ने रात को सोने के लिए पोडियम पर रखे उस मैट्रेस को क्यों चुना? शक और सवाल लाश की इस जगह को देखकर भी उठ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि शायद वारदात के बाद लाश को यहां लाकर फेंक दिया गया। इसके अलावा रिश्तेदार ने बताया कि जब डॉक्टर के पिता ने 3 घंटे के इंतजार के बाद बेटी का शव देखा तो शॉक्ड रह गई। डॉक्टर की बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था, उसके पैर 90 डिग्री पर एक दूसरे से अलग थे। ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि पेल्विक गर्डल टूट न जाए, जिसका मतलब है कि वो फट गई थी। उसका चश्मा टूटा हुआ था और आंखों में चश्मे के टुकड़े थे। उसके मुंह से खून निकलने के निशान थे। पिता को बेटी की एक तस्वीर क्लिक करने की अनुमति दी गई, जिसे बाहर आकर उन्होंने रिश्तेदारों को दिखाया। जख्मी शरीर, चिरे हुए पैर इसका इशारा कर रहे थे कि हत्या करने वाला अकेला संजय रॉय नहीं था, कई लोगों ने मिलकर ट्रेनी डॉक्टर की जान ली है। कत्ल के बाद मौकाई वारदात को लेकर अब भी कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब सीबीआई तलाश रही है। डॉक्टर के घर वालों ने भी मौकाई वारदात को देखकर कई सवाल उठाए हैं और अब सीबीआई भी उस पहलू को खंगाल कर देख रही है ताकि मुजरिमों को जल्द से जल्द पकड़कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ऐसे कई सारे पावरफुल लोग इस केस से जुड़े हुए हैं। अब वो लोग कौन हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये भी समय के साथ एक न एक दिन बाद सामने आ जाएगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है भारत देश में बलात्कार की सजा क्या होनी चाहिए? क्योंकि कई सारे देशों में जो लोग रेप करते हैं उन्हें मुजरिम घोषित करते हुए मौत के घाट उतार दिया जाता है। कहीं पर गोली मार दी जाती है तो कहीं गला काट दिया जाता है। भारत में इनका क्या अंजाम होना चाहिए? अपना जवाब कमेंट में बताइए। अगर आप चाहते हैं हम आप तक इस तरह की
वीडियो लाते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए।